नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है। पक्ष विपक्ष, एनडीए, इंडी, गठबंधन सभी जीत के लिए हर संभव प्रयास में जुड़े हुए हैं। इसी बीच सरकार ने सोमवार को सीएए लागू कर ऐलान कर दिया नोटिफिकेशन के जरिए, जिसके बाद देश में रह रहे शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये खुशी विपक्ष को कुछ खटकती सी महसूस हो रही है। विपक्ष ने एकजुट होकर इसके खिलाफ बयान भी देने शुरू कर दिए हैं। पहले आइए हम आपको सुनाते हैं कि सीए लागू होने के बाद विपक्ष का रिएक्शन क्या रहा है। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। The notification of the CAA is just establishing the fact that they are doing unconstitutional things. This has already been discussed widely in the last couple of years. Now again, just during the election, if they are going to bring this up, it's very evident that they just want to practice divisive politics and they cannot win on a development platform. कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं है। हम सीएए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है। मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। जैसा कि आपने अभी देखा, विपक्ष ने किस तरीके से सीए जारी होते ही इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बयान जो दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, जिसमें उन्होंने शरणार्थियों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो शरणार्थियों को नागवार हो गया है, नागवार गुजरा है। इसी मामले पर पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएए को लेकर देश में मिश्रित माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ रही है, दिवाली मनाई जा रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राजनीति पर उतर आया है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, यहां तक कि एआईएमआईएम भी पीएम मोदी और सरकार पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक विवादित बयान दे दिया। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सीएए पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस कानून के लागू होने के बाद 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। पाकिस्तान के बड़ी संख्या में लोग भारत आएंगे। ये कितना सुरक्षित होगा? चोरी, बलात्कारी, डकैती और दंगे बढ़ेंगे। दिल्ली सीएम के सीएए पर किए गए इस बयान के बाद हिंदू शरणार्थियों ने उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए केजरीवाल के घर के सामने रोका है। लेकिन ये प्रदर्शन सवाल उठाता है कि क्या एक तरफ जहां दिल्ली सीएम केजरीवाल ये दावा करते हैं कि वो किसी भी आधार पर हो रहे भेदभाव के विरोधी हैं, उनका ये दावा झूठा है।
सीएम साहब का जारी बयान तो यही साबित करता है। तो सीएए पर लगातार विपक्ष के हो रहे वार का केंद्रीय गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में मुंहतोड़ जवाब भी दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल के लगाए गंभीर आरोपों का भी करारा जवाब दिया। इसी वाद विवाद पर बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले आप ये सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है और अमित शाह ने क्या कहा है, और केजरीवाल वर्सेस अमित शाह में क्या हुआ है, सवालों का करारा जवाब कैसे दिया गया है दोनों के द्वारा। एक दूसरे पर वार पलटवार की जो श्रृंखला है उसको आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिली इस स्थिति होगी। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर वो होगा, जिसके साथ हम इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ ही पलों में स्वागत करना चाहता हूं हमारे साथ इस वक्त जो भी जुड़ चुका है। अशोक यादव जी हैं हमारे साथ, नेता हैं भाजपा के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमित शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। आनंद तरन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और अभिनव सिंघल जी भी हैं, आपका भी धन्यवाद, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपसे भी जानकारी हमें लेनी है। लेकिन क्योंकि ये जो मुद्दा इतना बड़ा हो गया है और मुखर तौर पर अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आ रहे हैं और पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, अमित शर्मा जी, क्या कारण रहा सीएए का विरोध करने का? जो एक सिलसिला जो है वो शुरुआत उसकी कर दी, ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से काहे के लिए इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या इससे कोई मैसेजिंग दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ? क्योंकि अगर वहां पर हिंदू प्रताड़ित हैं, उनको लाने का यहाँ प्रयास, क्योंकि 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गए उनको नागरिकता देने की बात है, तो इसमें किस बात का विरोध? देखिए, विरोध सीएए का नहीं है, और विरोध इस बात का है कि जिस तरीके से आपने हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इन सारे धर्मों का उसमें आपने आलोचना करी, तो इसमें मुस्लिम कह देते तो और अच्छा होता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2014 से पहले, अभी मैं अमित शाह जी का भी एक बाइट सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि वे आ चुके हैं। तो वे आ चुके हैं तो उनको शरणार्थी दे, तो वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? वोट परसेंटेज आप कह रहे हो कि वोट परसेंटेज अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और रह गई बात मुसलमानों के प्रति आपको इतना घृणा है, तो उनको किस्तों में क्यों मार रहे हो? उनको एक ही बार में जहर दे दो, उनको एक ही बार कह दो कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। अमित शर्मा जी, ये आप जो जहर देने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसा कोई भी मुसलमान को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरीके का बयान सामने नहीं आया। उन्होंने सीए को लेकर यहाँ पर सीधा आरोप लगा दिया है कि भाई पाकिस्तान से जो आएंगे वो सीधे तौर पर सभी को पाकिस्तानी बोल रहे हैं, बांग्लादेशी बोल रहे हैं। जो शरणार्थी, क्योंकि आपको ये बात तो
अच्छे तरीके से पता है कि विभाजन जो हुआ है वो गलत हुआ। विभाजन में उस तरफ जो मुसलमान चले गए, इस तरफ हिंदू रह गए, इधर हिंदू भी रह गए, मुसलमान भी रह गए। और उसके बाद ये पूरी जो राजनीति होती है, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जिस तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जो है आपकी पार्टी पर भी लगता है अगर आप भाजपा पर लगाते हैं। लेकिन ये जो आप मुद्दा कह रहे हैं कि जहर दे दिया जाए, नहीं दे दिया जाए, जिसको यहाँ पर अगर चाहिए नागरिकता, उसका प्रावधान तो था। जो प्रताड़ित हिंदू हैं ये उनके लिए प्रावधान है, इससे आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसलिए है कि देश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार रही है और 10 साल से इन्होंने कोई भी अपने मुद्दे के ऊपर अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम किया नहीं। इन्होंने कहा था हम रोजगार पैदा कर देंगे, इन्होंने कहा था रुपया हमारा डॉलर से मजबूत हो जाएगा, इन्होंने कहा था कि देश की गरीबी चली जाएगी, इन्होंने कहा था कि पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल शर्मा जी, वही कुछ दिख नहीं, ये बिल्कुल मुद्दे से भटक गए। नहीं, मुद्दे से नहीं भटक गए। मैं यही चीज तो हम मॉनिटर करने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष जो है सीएए का विरोध ना करते हुए मुद्दे से भटक के उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि सरकार के द्वारा बेरोजगारी के चलते क्या नहीं किया। अशोक यादव जी, आप पर आएंगे, आपको मौका दिया जाएगा। ये जो है, अगर आपको उसका विरोध करना है तो उसको अलग प्लेटफॉर्म से कीजिए, उसको अलग एक श्रेणी में डाला जाए। सीएए का विरोध जब आप करते हैं तो आज आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने जो विरोध किया आपकी सरकार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उसको भी आप समझिए। लेकिन मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछता हूं, बाकी गेस्ट पर भी जाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, क्या कोई व्यक्ति ये फैसला कर सकता है पैदा होने से पहले कि मैं कहां पैदा हो जाऊंगा? इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कि मैं किस देश में पैदा हो जाऊंगा, किस धर्म में पैदा हो जाऊंगा? इसका कोई पूर्वानुमान लगा सकता है पैदा होने से पहले? अमित जी, जीवन और मृत्यु तो बिल्कुल ऊपर वाले के हाथ में, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। आप जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो हिंदू पाकिस्तान में पैदा हो गए उनकी क्या गलती थी कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए? जो हिंदुस्तान में पैदा हुए उनकी किसी ने चुना तो नहीं था ना, वो गलती से पाकिस्तान में अगर उनका जन्म हुआ, वहां पर प्रताड़ित उनको किया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर साल 1000 बच्चियों का किडनैप होता है, उनका बलात्कार होता है। केवल हिंदू नहीं, सिख, क्रिश्चियन सभी इसमें शामिल हैं। तो ये क्लैरिटी अब आपको ज्यादा मिलेगी कि किस तरीके से उनको यहां पर आना चाहिए। हाँ, एक बाइट भी आपको सुनाते हैं, एक प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं इससे जुड़ी हुई। इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। ठीक है, बिल्कुल आपने जिस तरीके से देखा कि मुसलमानों की जिस तरीके से बात की जा रही है, वही मैं आपको कह रहा हूं कि भाई व्यक्ति अगर कहीं पैदा हो गया, उसके साथ अगर परेशानी का सबब बन रहा है, हालांकि अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आई है कि 2014 के बाद का क्या, उस पर आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरीके की कि आपने आरोप लगा दिए आपकी पार्टी के द्वारा कि झुग्गियां अगर बना दी जाएंगी, फिर उसके बाद चोरी डकैती होगी, बलात्कार होंगे, ये तो बहुत ज्यादा एक तरीके से अपमानित आपने हिंदुओं को वहां पर कर दिया। वहां से बेचारे मार खा के बेचारे परेशान होकर भारत में शरण के लिए आ रहे हैं। इस तरीके का रवैया आपकी पार्टी से तो ये उम्मीद नहीं थी, आम आदमी पार्टी से कम से कम। लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब भाजपा के प्रवक्ता भी हैं अशोक यादव जी। क्लैरिटी, क्योंकि बार बार आपकी सरकार पर यही आरोप लगाया जाता है कि एक तो टाइमिंग पर आरोप लगाया जा रहा है, उसका अमित शाह के द्वारा जवाब दिया गया, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से पुनः इसकी टाइमिंग पर आना चाहिए। और ये कह रहे हैं रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और पाकिस्तानियों को यहां पर क्या 2014 के बाद भी जो आएंगे, इतनी बड़ी आबादी को आप यहां पर लाने का प्रयास करेंगे, उस सारी बातों का क्लैरिटी आपकी पार्टी की तरफ से क्या है, वो आप शुरुआत उसकी करिए। देखिए, मैं शिवम जी सबसे पहले अपने जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया ने, आज आपने देखा होगा कि जो बयान दिया है कि देश में जो शरणार्थी आएंगे, सबसे पहले शरणार्थी नहीं, आप उनको सीधा सीधा बोलिए कि वो हमारे देश के लोग हैं, शरणार्थी नहीं है। शरणार्थी तो वो इसलिए बनाया गया कि इन्होंने विभाजन किया, देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के बाद जो इनके, आपको पता हो, गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब ये विभाजन हो रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि जब समय आएगा तो आप लोग भारत में वापस आएंगे और हम आपको रहने का सही स्थान देंगे, आपके लिए सोचेंगे। लेकिन उसके बाद से ये 1947 विभाजन के बाद से लगातार आज दिन तक देश में पेंडिंग था। और आज पहली बार आपने देखा होगा कि देश के आजाद हुए कितने साल होने के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने स्पष्ट बिल्कुल तौर पर कहा है कि हमने चुनाव से पहले कहा था कि मैं 2024 के चुनाव से पहले देश में सीएए लागू करूंगा। और इसके लिए टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर था कि चुनाव से पहले करूंगा। ये नहीं कहा था कि
बीच में कोविड आया, कोविड की वजह से कुछ चीजें बाधित रहीं, देश में और भी समस्याएं होती हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए जब सही समय आया तो लागू किया गया। दूसरी बात यह है कि जब ये कहते हैं कि 2014 से पहले जितने हिंदू शरणार्थी थे वो सब आ चुके हैं, देश में ही हैं, वो देश में ही रह रहे थे, और जब से रह रहे थे तब से क्या कोई लूट डकैती और बलात्कार नहीं हुए? ये माननीय केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए कि इतना गंदा बयान दे रहे हैं अपने देश की आवाम के, देश की जनता के लिए। आप भी हिंदू हैं और आप हिंदू के लिए इस तरह से बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। और आपको एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने आज ही ये स्पष्ट किया है कि हमने मुसलमान को भी नागरिकता देने के लिए मना नहीं किया। हमने स्पष्ट कहा है कि जो मुस्लिम नागरिकता लेना चाहता है वो नियम तय कानूनी प्रक्रिया है, नियम में आए, अप्लाई करे, उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं, सिख शरणार्थी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इस तरह के 6 लोग हैं, उन 6 के 6 को आ चुके हैं और वो लंबे समय से परेशान चल रहे थे, देश की सुविधाओं से वंचित थे, उनको देश की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। हम इसलिए उनको देने का काम किया, और ये काम सिर्फ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने जो करके दिखाया है, ये आज दिन तक 75 साल में कोई नहीं करने की हिम्मत जुटा सका। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जो काम कर रहे हैं, वो अब तक वोट बैंक की राजनीति के लिए आपका एक छोटा सा टुकड़ा वोट का है, वोट बैंक का है, वो छिटक जाएगा आपसे, आपको इसलिए आपने हिम्मत नहीं जुटा पाई। हमें वोट बैंक की नहीं, हमें देश के हर इंसान के प्रति सहानुभूति और सिंपैथी है, इंसान के प्रति हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि इंसान के प्रति इंसानियत के साथ बर्ताव करें। ठीक है, और आप लोग और कर रहे हैं, इंसान की इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं कि आपने कह दिया कि बलात्कार होंगे, डकैती होगी, चोरी होगी। शर्म आनी चाहिए आपको, जो लोग इतने समय से रह रहे हैं, तब से कुछ नहीं हुआ, आज आप कह रहे हैं कि सब होगा। केजरी बात तो स्पष्ट कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो साथी बैठे हैं अपने मुखिया से बोले कि माफी मांगे कि आपने देश की जनता को शर्मसार किया, हिंदू को शर्मसार किया है। और आप बात करते हैं कि तमाम बातें आपकी अशोक यादव जी, बिल्कुल हमने आपकी बातों को यहां पर लिया, और भी कई संगीन आरोप हैं आपकी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी की तरफ लगाए गए, उसका भी जवाब आपको देने का मौका देंगे। लेकिन अब कांग्रेस का भी रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। आनंद तारण जी, आप ये देखिए कि जयराम रमेश, आनंद तारण, हाँ जी, आनंद तारण, हाँ आनंद तारण जी, माफ कीजिएगा आपका नाम आनंद तारण जी, आपसे मैं अगर ये सवाल पूछूं, जयराम रमेश जी के द्वारा ये कहा जाए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर ये भी कहा जाए शशि थरूर के द्वारा कि ये कांग्रेस आने से ये रिपील हो जाएगा, क्या इसको रिपील करने की प्रक्रिया पर भी आप सोच विचार कर रहे हैं? सीए का क्या आपकी पार्टी विरोध करती है? आनंद जी देखिए, सीए सबसे पहले आया 1948 में, 1948 में सीए आया कि देश आजाद हुआ था। इसके बाद आया 1971 में, जब पाकिस्तान बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है। अभी 2014 में क्या आवश्यकता पड़ गई थी? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था? जो नागरिक जहाँ रह रहे थे, शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, अपन ने पहले भी लिया, सिंधी शरणार्थी भी रहे, कई साल रहे, उनको भी एडॉप्ट किया। लेकिन जो बात जब हम यहाँ बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास, आपका यहाँ पर ऑडियो जो है और सिग्नल का प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल का साथ यहाँ पर नहीं हो रहा है, फिर से एक बार ट्राई करेंगे। आपका सिग्नल यहाँ जब तक ठीक हो जाता है तब तक अभिनव सिंघल जी, आपने सभी की दलीलों को यहाँ पर सुना, कांग्रेस की तरफ से भी कि भाई वो बिल्कुल सही है कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर जिसको आप कह रहे हैं, इसमें संशोधन जो है कई बार हो चुके हैं। 1955 से अगर इसकी शुरुआत हम कहें तो बहुत बार इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग पर जो सवाल उठाया जा रहा है, मंशा पर सरकार की सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये कितने हद तक सही है और कितना इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए शिवम जी, मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में कह चुका हूँ, किसी भी विषय के लिए समय को आरोपित करना ये सबसे गलत बात है। किसी भी काम को करने के लिए कोई भी जो एक टीम कमेटी बनाई जाती है, वो बार बार उसके ऊपर अपना काम करती है, उस पर अपने विचार करती है, जनता के विचार आते हैं, संगठनों के विचार आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा लोगों ने कह दिया कि इसको सरकार ने अपनी मंशा के अनुसार जारी कर दिया। अगर ऐसा होता तो जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि 1948 से 1971 में भी आया, तो जब इतने वर्षों से आया तो लगातार आते आते उन लोगों ने जनता के विचार नहीं दिए, किसी के विचार नहीं दिए। आज आप ये देखें कि जनता के विचार भी इसमें कहीं ना कहीं गए होंगे। ऐसा नहीं है, सरकार नियमों के तहत सब चलती है। कोई भी सरकार या कोई भी शासन या कोई भी प्रशासन, तो हर चीज में समय लगता है। 2019 में इस विधेयक को पास कराया गया सदनों में, और पास कराने के बाद तरह तरह के आपने देखा कि जो कि पिछली सरकार से भी जो नियम जब बिल पास होने थे सब उन पे काम हो रहा था। मुझे लगता है कि 19 में सबसे बड़ा यही बिल था जो सीए जो पास होना था। अब चूंकि सरकार चुनाव में जा रही है, दोनों सरकारें चुनाव में जा रही, कांग्रेस भी पार्टी आ रही है, भाजपा भी आ रही है, तो इस समय के ऊपर तो विषय उठाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही है, क्योंकि
जनता किसी के पक्ष में जाके कभी वोट नहीं करती, जनता अपने अनुसार वोट करती है, जनता किसी के कहने से वोट नहीं करती। भाजपा कहे, कांग्रेस कहे, कोई भी कहे कि आप मुझे वोट दे दो, आप मुझे वोट दे दो, कितनी पार्टियां चुनाव में कंस्टेंट करती हैं, कितने लोग जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो क्या जनता सबकी मान लेती है? जनता अपनी मानती है, अपने मन की करती है। तो समय से तो इसका कोई लेना देना कभी हो नहीं सकता। दूसरा, जैसा कि कहा गया कि 3 देशों के शरणार्थियों को हम जो विशेष अधिकार में इसको लेंगे, तो क्या गलत कहा गया? ये देश हिंदुओं का देश है, यहाँ पे सारी जातियां रहती हैं, सर्वधर्म संभाव रहता है, हिंदुओं की संख्या बड़ी है। अगर हम उस चीज को देखते हैं, उस नजरिए से देख रहे हैं कि भाई ठीक है, तो समय पे कोई तो इस व्यक्ति पे, इस विचारधारा पे काम करेगा ना, कहीं तो कोई विचारधारा लेके आएगा ना। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप देखिए वहाँ बलूचों की क्या परिस्थितियां हैं। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहाँ क्या परिस्थितियां हैं। वहां से तो लोगों को भगाया जा रहा है। और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता जो महोदय उन्होंने भी बताया, ये सबने सुना, पूरे देश ने सुना। गृह मंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों को भी हमने कब मना किया? कोई मुसलमान किसी मुस्लिम राष्ट्र से आके कहे ना कि मेरे साथ वहां प्रताड़ना की जा रही है। कोई मुस्लिम राष्ट्र से आने वाला मुस्लिम भाई हमारे देश में आके नागरिकता को अप्लाई करे और वो कहे कि मेरे साथ उस देश में जो है प्रताड़ना की जा रही है। मैं भारत के जो है शासन को, सरकार को बहुत, ये यहाँ की जनता को इस लायक मानता हूँ कि मुझे यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए, लोगों के बीच में रहना है, सर्वदोष संभाव में रहना है। तो ये चीजें बिल्कुल तरह से हम लोगों को लेना ठीक है। आनंद तारण जी, आपका नेटवर्क वापस आ गया, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स की आपने बात की, आपने टाइमिंग पर भी फिर से सवाल उठाया, लेकिन ये भी अमित शाह जी के द्वारा ये कहा गया है कि भाई 4 साल में मैंने 41 बार इस बात का जिक्र हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से किया गया, मैनिफेस्टो में था, सब कुछ ये होना था, आप भी इस बात को जानते हैं। और अब अगर टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जाए तो उसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, चुनाव तो साल भर अगर होते ही है, कुछ ना कोई चुनाव तो आएगा ही, लेकिन इस चुनाव को लेकर अगर वो मैनिफेस्टो में 2019 में भी कह चुके हैं, नोटिफिकेशन की इंतजार था, बस वो जारी कर दिया गया, तो अब विरोध क्यों? 19 से 23-24 तक क्यों? जब से क्या कर रहे थे? जब चुनाव आए, आज चुनाव के एंड अरे भैया, कोरोना था, सुन ले अर्थव्यवस्था आपको पता है, देश में तमाम चीजें, देश कितनी मुसीबत से गुजर रहा था, दुनिया देख रही है, आप समझ रहे थे कोविड से कितना देश में आतंक मचा हुआ, देश में कोविड से कितनी परेशानी आ रही थी एक तरह से, और आप उस समय कह रहे हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला दिया जाता। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं आप भैया? गलत है ये सब, गलत। ठीक, कोई बात नहीं, आप कंप्लीट करिए। आनंद जी, आप बोलिए। देखिए, या तो भाजपा के प्रवक्ता को बुला लिया करो, उससे ही बुलवा दिया करो। नहीं, आप देखिए, अगर आप डायरेक्टली अटैक करेंगे टाइमिंग पर, एक बार तो वो अपना काउंटर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको मौका दिया जा रहा है ना, बोलिए। हम लोगों को बुलाना, अरे बोलिए ना, आप बोलिए, कंप्लीट करिए। आप चैनल को भी दोषी बना रहे हैं। ठीक, नहीं कोई बात, अशोक यादव जी, उनका कंप्लीट हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं सभी को बराबर मौका देता हूँ, समय के अनुपात में बढ़ा के ही देता हूँ सभी को। भैया, चैनल की बात नहीं कर रहे, आपकी भाषा की बात कर रहे हैं। आप जरा शांति से सुने, और या फिर अब आप पर्सनल अगर दोनों आपस में हो जाएंगे तो फिर ये डिबेट डिरेल हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। आनंद जी, वापस ठीक, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना, सत्ता में तो सत्ता के अहंकार में निकल रहे हैं, 2 महीने की सरकार है। ठीक है, सत्ता का अहंकार, वो तमाम बातें आपकी बाद में करेंगे, अभी काउंटर का मौका मिलेगा। अशोक यादव जी, एक मिनट, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है सत्ता प्राप्त करने के लिए। 400 का केवल बहाना है कि 400। अरे सुन ले भैया, 2 महीने बाद नहीं मिलेगा बोलने का मौका, 2 महीने के बाद बोलने का मौका नहीं मिलेगा, वो 2 महीने तक। अरे आनंद जी, आप सीए पर बोलिए ना, आप क्यों यहाँ 2 महीने 3 महीने की बात कर रहे हैं? उसका एनालिसिस बाद में करेंगे। पार्टी जो 400 की बात कर रही है ना, अब ये तो बोले 300 बचाना मुश्किल है, और केवल और ये सब ठीक है। देखिए आनंद तारण जी, अगर आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर 400, 370, जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वो वायदे कहाँ हैं? नहीं, ठीक है, तो वायदे की गारंटी कहाँ है? मोदी की गारंटी की 10-20 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ पर है? कहाँ है काला धन? कहाँ है वो 15 लाख रुपए? चलिए, ठीक है। आनंद तारण जी, अगर आप डिबेट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, फिर आप हम पे आरोप लगाएंगे कि आपने पैनलिस्ट को बुलाया क्यों। नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए ना। नहीं, आप सीए पर क्यों नहीं बोल रहे? आप सीए पर क्यों नहीं बोल रहे? आनंद तारण जी, आराम से सब चीजों पे बात। अरे आप सीए पर बोलिए। चैनल जनता का चैनल है, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, जनता की भावनाओं के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, और हर समस्या का समाधान होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अभी तक आप बार सीए पर बोलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? आनंद जी, आप बोलिए ना। बिल्कुल, ये पूरा टाइम खत्म हो जाएगा ऐसे। आनंद जी, आपको मौका दे रहे हैं, सीए पर आप अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करिए। ये चीजें क्यों लेके आ रहे हैं? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पेट में दर्द हो रहा है? चलिए, पेट में दर्द हो सकता, पर्सनल अटैक मत करिए, आप रिलैक्स हो जाइए, रिएक्शन आपसे लेंगे, फिर बाकी गेस्ट पर जाएंगे। शशि थरूर के द्वारा जो ये कहा गया कि इस
को रिपील कर दिया जाएगा अगर इंडी अलायंस पावर में आता है, आपका गठबंधन अगर पावर में आता है? क्या इस बात पर आप स्टैंड ले रहे हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड यही है कि इसको हटा दिया जाएगा? देखिए, ये हाईकमान के हाथ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उस मामले में जब आकर तरूण साहब ने कोई बात बोली है तो निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से चर्चा होगी। मैंने सुना, आपका सीएए को लेकर स्टैंड बता दीजिए, क्या है ये जो आ गया है, ये सही है या गलत है? इसको लेकर जो अमेंडमेंट्स हुए लगातार इस पर और इस बारे सही गलत तो तब होता है कि जब राजनीतिक दलों को साथ में बिठा के उससे चर्चा की जाती है, तब उस चीज को सब क्लियर होता है। तो अगर राजनीतिक दलों को नहीं बिठाया सरकार ने तो ये सरकार की मनमानी है ना कहीं। तो इन सब चीजों को भी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जहां तक मुद्दों से भटकाने की बात है, तो आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो वायदे किए हैं, जो मोदी गारंटी की हम बात करते हैं, समय का अभाव है, अगर इसको मैं सब बातें करूंगा ना, सब बातें देखिए, अपन कोई चर्चा होती है जो किसी संसद में संवेदनशील चैनल पे बात होती है तो चुनने का मौका। देखिए, ऐसा तो नहीं आज ये अमेंडमेंट हुआ है, बार इसमें कितनी बार संशोधन हुए हैं, वो आप भी जाते हैं। देखिए, संशोधन हुए ना 1948 में, इसमें हुआ संशोधन, 55 से शुरुआत हुई है, 55 से शुरुआत हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्ट की बात अगर आप करें 1955 से शुरुआत हुई, उसमें संशोधन जितनी बार हुए हैं उसका आप जिक्र कर रहे हैं। 1948 में पहली बात हुआ जब देश आजाद हुआ, इसके बाद वो सब चीजें हुई। हाँ, चलिए ठीक है। भाजपा के नेता को ये पूरे काउंटर देने का मैं मौका देता हूं, आपकी सारी बातों को लिया, लेकिन आपने अभी भी ये क्लियर नहीं किया रिपील करने की जो बात है, क्या पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं इनकी बात का जवाब देता हूं, मैं इनकी बात का जवाब मैं देता हूं। देखिए, आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं कि सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से देश की जनता को बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल अब ये रिपील नहीं हो सकता। पहले बात तो अब ये अरे वो क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये बात छोड़िए। ठीक है, अरे वो क्या इनके दिमाग से निकाल दिया। आनंद तारण जी, नहीं, उनको आप बोलने दीजिए। अशोक जी, मैं आपसे एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, रिपील होना। आनंद तारण जी, मुझे तो सवाल पूछने दीजिए, इनसे आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी का स्टैंड है उसका पूछ रहा हूँ। अशोक जी, इनकी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ शशि थरूर जी के द्वारा ये कहा गया था इंडिया अलायंस अगर पावर में आता है तो इसको रिपील करने की बात वहां पर ये भी कही गई है। तो विपक्ष की कोई पार्टी अगर मतलब सरकार में उनकी सरकार आती है तो ये क्या सारे मुद्दों को बदल दिया जाएगा, सारे इन कानूनों को बदल दिया जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, मुंगेरी लाल के सपने देखना बुरा नहीं होता। पहली बात तो आप सत्ता में नहीं आ रहे, एक स्पष्ट। दूसरी बात ये है कि जब आप संविधान को पढ़ेंगे और जिस धारा को पढ़ेंगे कि जहां ये संविधान में जिस अनुच्छेद में बदलने की बात है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया है कि जो गलत हो, आपने उन लोगों को दिया है जो आपके ही एक हिस्सा थे। तो क्या आपको लगता है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको एक कहावत के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि क्या अपने माँ के दो बेटे हैं, क्या वो दोनों को बराबर प्यार नहीं करती है? माँ कभी कहती है कि छोटा मेरा ज्यादा प्यारा, बड़ा प्यार, वो कहती माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होती है। और ये देश है, देश के संविधान के लिए हर हिंदू का उतना ही अधिकार है जितना आपका है, उतना मेरा है, उतना ही वो शरणार्थी हिंदू भाई है उनका भी अधिकार है। तो सबसे पहले आप ये कहना बंद कर दीजिए कि आप अमेंडमेंट को रिपील कर देंगे, वो तो आप पहले भूल जाइए, रिपील नहीं कर सकते। दूसरा, ये आप सत्ता में नहीं आ रहे। तीसरी बात ये है कि आपने कहा कि अमेंडमेंट होते रहे, करने की हिम्मत जुटाना और करके दिखाना और बदलने में। आनंद जी, उनका पूरा होने दीजिए, आपको बराबर मौका दीजिए। बहुत स्पष्ट तौर पर हमने कहा था कि हम सीएए लागू करेंगे और वो उन्होंने किया, और ये भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनाव से पहले करेंगे। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले देश में सीएए लागू करूंगा, और उन्होंने वो बिल्कुल किया। तीसरी, और आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ कि अपने साथी का कहना चाहते हैं कि भैया आपने ऐसा किया, आपको मैं बताता हूँ समय की बात नहीं है, लेकिन जो स्थिति हुई कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भाजपा में। ठीक है आनंद तारण जी, इनकी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, इनकी बात अब कंप्लीट नहीं होने दे रहे, उसको कंटिन्यूअसली आपने काउंटर किया। ठीक है, 10 सेकंड तो पूरा होने दीजिए ना। हाँ बोलिए अशोक जी, कंप्लीट करिए। देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये अखंड भारत का अभिन्न अंग है, और वो भारत के ही हिस्से से कटे हुए देश हैं, अलग से बनाए गए हैं। जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने में, बांग्लादेश बनाने में आपको भी पता है कि किसका हाथ है, जो हमारे साथी बैठे हैं इनको पता है। लेकिन इन्होंने देश के साथ सिर्फ और सिर्फ गलत किया है। कभी देश के नागरिक, आपने छोटे से वोट बैंक की राजनीति में ना आपने देश की सम्मान को गिराया है, देश के नागरिक के साथ अपमान का बर्ताव जो आपने कराया है, कि जो 2014 से आके बैठे हुए लोग थे वो आपके ही अपने लोग थे, और आप उनको, आपको पता है पाकिस्तान में जब पाकिस्तान हिस्सा बना था तो 23% हिंदू मुसलमान थे। आज बस
3.5-4% से कम है। बिल्कुल ठीक है। पूरा अफगानिस्तान अगर को, हिंदू सिखों का बांग्लादेश मिला के में, देखा जाए तो बांग्लादेश में प्रतिशत 22% कम हुआ है। आज बिल्कुल कितने आपकी हैं? बात सही है। और ये अमित शाह जी के द्वारा भी ये और कहा आपको गया मैं गया बताता वो हूं, लोग आप कहाँ अपने गए, ही लोगों वो लोग कहाँ गए। आपको अपने ही लोगों ठीक को अपने ही घर में जगह देने में आज इतनी दिक्कत आ रही है। आपके प्रति आपको इंसानियत से दर्द होता ये होगा, आप हमें आप ही की इंसानियत बात से दर्द का होता है। यहाँ आप पर काउंटर आम आदमी पार्टी से भी लेते हैवान हैं। टाइप लोग आप ही हैं, की तो बात आपने का अपने ही लोगों का ठीक है, सम्मान बिल्कुल नहीं किया सही। और आपने अमित अपने शर्मा लोगों जी, का गलत किया अमित है। शर्मा जी, आप अपने घर में अपने लोगों को जगह देना नहीं चाहते। आप उनको कहते हो कि वो आएंगे और वो बलात्कार करेंगे, वो डकैती ठीक डालेंगे, है। वो चोरी करेंगे, और ये किराए पर मानवता आएंगे। का आपको मानवता शर्म के आनी चाहिए आधार कि आप पर, अपने घर मानवता के के लोगों को इस आधार तरह की पर। बातें हाँ करते हो। अमित आप शर्मा बात जी, करते हो, आप देश ठीक की है, बात करेंगे पहले और आप कहते सत्ता में आएंगे। चलिए ठीक है। अरे भैया, अशोक जी, कितने अशोक जी साल आपको पुराने मौका हो, दिया। यहाँ पर आप तो आम कभी आदमी सत्ता पार्टी में का भी नहीं एक आएंगे। रिएक्शन ले लेते हैं। रोहिंग्याओं को लेकर क्या स्टैंड है, बांग्लादेशियों को लेकर क्या स्टैंड है? क्विक क्विक देखिए, क्विक मैं रिएक्शन, बताता बस बस 10 देखिए, सेकंड। रोहिंग्या अमित शर्मा को जी लेके क्लोज रोहिंग्या करेंगे, लेके जल्दी आएंगे। बोलिए आप। रोहिंग्या देश में नहीं रह सकते। रोहिंग्या अगर इंडिया अशोक में जी रहेंगे ठीक तो है आपकी इंडिया की बात। जेल में यहाँ पर रहेंगे। अमित मैं शर्मा आपको का एक बहुत रिएक्शन स्पष्ट लेना कहता चाह रहा हूं मैं। अमित शर्मा जी, आप मेरी बात एक बार शिवम जी, मेरी बात नहीं कंप्लीट हो बिल्कुल, जाए। आपकी बात मैंने सुनी, देखिए, सभी की मैं बात आपको मैंने यहाँ बताता पर हूँ, सुनी। समय का बांग्लादेश अभाव है, में इसको जो क्लोज बसने वाले करना है हमें। रोहिंग्या हैं या देश में जहां भी रोहिंग्या बसते अमित हैं, शर्मा जी, आप बोल नहीं रहे, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? तो रोहिंग्या को हमारे देश में कोई जगह नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है शिवम जी कि किस मैनिफेस्टो की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। इनके मैनिफेस्टो में ये नहीं था। 2019 में दिशा में लेकर के जा रहे पूरे देश को। और दूसरी बात ये रही, हाँ क्लोज करें, इन्होंने शरणार्थियों को शरण देने के लिए कह दिया, सीए कानून बनाने के लिए कह दिया, एंड मौके पे आपने हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया। मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूं, मेरी सरकार इस बात पे नहीं कह रही है। बिल्कुल समय का अभाव है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। अशोक यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद तारण जी आपका धन्यवाद, अभिनव सिंघल जी आपका भी धन्यवाद। माफ कीजिए किसी को समय कम मिला क्योंकि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि इसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण थे। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।